हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप लोगों के इस YouTube चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और इसके पहले हम लोग डॉक्टर मनोहर रे साहब का 2A और 2B प्रश्नावली कंप्लीट कर चुके हैं और बहुपद का, और इसके बाद 2C हम कंप्लीट करेंगे। 2C के सारे क्वेश्चंस को अब हम देखेंगे। इसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इसकी कुछ बुनियादी बातें हैं, इसकी कुछ बुनियादी चीजें हैं, उसको हमें पढ़ना बहुत ही जरूरी है। यदि उसको हम नहीं पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी नहीं लेंगे, तो 2C का प्रश्नावली लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। और एक लड़के ने बोला भी था कि सर थोड़ा सा जो अलजेब्रा का जो भाग होता है, बहुपद का जो भाग होता है, थोड़ा सा एक बार डिटेल से मतलब बता दीजिए। तो जरूर मैं बताना चाहूंगा। और ठीक है, तो इसको हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, भाग से ही हम स्टार्ट करते हैं। और एक बार फिर से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब बुनियादी चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, ध्यान नहीं देंगे तो ये प्रश्नावली लगाना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए हम भाग से स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, जैसे कोई पॉलिनोमियल है प्यारे बच्चों, ठीक है, कोई पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए कि 2x² प्लस 6x ऐसे दिया है, और एक पॉलिनोमियल दिया है ऐसे 1 टर्म वाला पॉलिनोमियल दिया है, और कह रहा है कि इसको इससे क्या करो, डिवाइड करो, भाग दो। तो हम क्या करेंगे, यानी इसका मतलब ये ऐसे हुआ। तो इसको और इससे हमें क्या करना है, इसको इससे क्या करना है, भाग देने के लिए कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसका जो बुनियादी तरीका होता है वो ये होता है कि इसको हम क्या करते हैं, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, भाग देने का मतलब नीचे भी हम लिख सकते हैं। जब ये एक टर्म का, जब डिवाइजर आपका एक टर्म का, भाग देने वाला एक टर्म का हो, तो यहाँ पर नीचे ऐसे कर देते हैं बटे के रूप में। और उसके बाद 2x² अपॉन x प्लस 6x अपॉन x हम क्या करते हैं, ऐसे तोड़ के कर देंगे। ऐसे जब इसको आप सॉल्व करेंगे ना, तो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, अब ये अपने आप में अलग अलग टर्म होते हैं, इसको तो हम काट ही सकते हैं। यहाँ पर कितना बचेगा, 2x और प्लस यहाँ पर a कट जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई एक टर्म का डिवाइजर हो, ठीक है, तो उसको इस तरीके से भाग देने का बुनियादी तरीका होता है। ठीक है, बाकी ऐसे करके भी आप देते हैं, तो ऐसे भी करके दे सकते हैं, वैसे भी आ जाएगा आंसर, लेकिन ऐसे लगाएंगे आप लोग तो इजीली फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका डिवाइजर 2 टर्म का हो जाए, डिवाइजर आपका 2 टर्म का हो जाए, जैसे मान लीजिए x का क्यूब -2x² और -18 है, 18 ये क्या है, 18 है। इसको x -3 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। मतलब ये देखिए, इसका डिवाइजर जो हो गया है, क्या है, डिवाइजर इसका जो है क्या है, 2 टर्म का है। सॉरी, इसका डिवाइजर क्या है, 2 टर्म का है। तो कह रहा है कि अब इसको भाग दे। तो इसका भाग देने का तरीका क्या होता है, चलिए हम x -3 कर लेते हैं। ठीक, ये तरीका है ना, जो आप लोग क्लास 8th में भली भांति आप लोगों को पढ़ाया गया था। एक बार फिर से ध्यान से देख लीजिए आप लोग। तो इसको ऐसे हम कर देते हैं। एक बार इसको करने से पहले एक बात छूट गई थी, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। जो अभी तक आप लोग भाग दे रहे थे, जो अंकों का भाग दे रहे थे, वो इसी तरह से दे रहे थे ना। और जब इस तरह से जब भाग दे रहे थे आप लोग, तो उस वक्त क्या कर रहे थे, बुनियादी आपकी प्रथम बुनियादी सोच क्या होती थी, इस प्रकार की क्वेश्चंस को लेकर के बुनियादी सोच ये होती थी उस वक्त आप लोगों का, कि ये जो होता है ना, देखिए पहले तो इसको हम क्या कहते हैं, डिवाइजर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, डिविडेंड कहते हैं, इसको क्वोशिएंट कहते हैं, और नीचे अगर कुछ बच जाता है उसको रिमाइंडर कहते हैं। तो कहने का मतलब जो डिविडेंड है ना आपका, ये हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, नहीं तो इसके बराबर होना चाहिए। सबसे बुनियादी पहली सोच यही होती थी हमारा।
इस टाइप के भाग जब लगाते थे तो सबसे पहले यही हम सोचते थे कि ये जो डिविडेंड है इससे बड़ा होना चाहिए, नहीं तो इसके बराबर होना चाहिए। अब ये चीज इसमें हम कैसे सोचेंगे, यही चीज इसमें भी ये चीज सोचते हैं, लेकिन इस तरीके से हम घातांक को देखते हैं। क्या देखते हैं? घातांक को। ये इस पॉलिनोमियल को क्या कहेंगे? ये 3 डिग्री वाला, मतलब इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? जो अधिक से अधिक मैक्सिमम जो डिग्री होती है उस पॉलिनोमियल का, वही उस पॉलिनोमियल का मैक्सिमम वही डिग्री कहलाता है। कोई पूछ दे कि पहले पढ़ भी चुके हैं आप लोग, कोई पूछ दे कि इसका डिग्री क्या है, कहेंगे इसका 3 डिग्री है। इसकी डिग्री क्या है? तो मैक्सिमम डिग्री क्या है? 1 है। मैक्सिमम घात 1 है, तो इसको कहेंगे 1 डिग्री। ठीक है, तो इसमें डिग्री देखते हैं, इसमें डिग्री देखते हैं, यानी कि जो डिविडेंड वाला पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री इसके डिग्री से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो इसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बात समझ गए होंगे। अब देखिए, जब सवाल हम सॉल्व करते थे इस क्लास 8th में हम बताए थे, पहले हम क्या करते हैं, यहां पर कोई ऐसा पॉलिनोमियल सोचिए जिसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो कम से कम इसके बराबर तो आना चाहिए। हालांकि 2 टर्म है, जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 टर्म यहां पर आएगा अपने आप, लेकिन ये वाला जो इसके नीचे जो टर्म आएगा, यानी इससे इसे जो मल्टीप्लाई करेंगे इसके इक्वल ही आना चाहिए। तो इस चीज को हम कैसे सोचेंगे? इसका भी एक तरीका बनाया गया है। इसको हम क्या करेंगे, इस टर्म को पकड़ेंगे, पहला टर्म को जिसके इक्वल करना है इसको पकड़ेंगे। ठीक है, और इस जो डिवाइजर पॉलिनोमियल का जो सबसे बड़ा डिग्री रखने वाला जो पॉलिनोमियल है, यानी यही है यहाँ पर तो x का 0 है, इसको पकड़ लेंगे और डिवाइड कर देंगे। जब काटेंगे तो क्या आ जाएगा? x का स्क्वायर। अब ये आ गया तो हमको पता है, इसको यहाँ पुट कर देंगे और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? x का 3 और माइनस क्या आएगा? 3x स्क्वायर। आया कि नहीं है? अब ऐसे करते हैं तो इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है, ये कट जाता है और ये आपका कितना बच जाएगा? यहाँ पर आपका बच जाएगा x स्क्वायर। बचेगा कि नहीं बचेगा? x स्क्वायर जब आपका बच गया तो अब क्या करते हैं, बहुत गर्मी हो रही है, x स्क्वायर बच गया तो क्या करें बताइए? अब यहां जो टर्म आपका बचा हुआ है, एक ही टर्म बचा है ना, इसको क्या करेंगे? उतार लेंगे। अगर यहाँ और भी टर्म होता तो उसको हम क्या करते? यहाँ पर उतार लेते। नहीं भी उतारते तो एक टर्म तो जरूरी है उतारना, क्योंकि यहाँ पर जो भी टर्म हम रखेंगे इसको मल्टीप्लाई करने के लिए तो 2 टर्म तो यहाँ आएगा, तो कम से कम 2 टर्म यहाँ चाहिए। नहीं तो सबसे बुनियादी तरीका यह होता है, इधर जितना भी टर्म बचा है उसको उतार लें। तो एक टर्म बचा है आपका, ठीक है, तो इसको फिर सोचना पड़ेगा कि किससे मल्टीप्लाई करें, किसके इक्वल आए। कम से कम इसके इक्वल तो आपका आना चाहिए। ठीक है, तो जिसके इक्वल आना इसको पकड़ते हैं x स्क्वायर। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर उसी से इस डिवाइजर के पॉलिनोमियल का जो सबसे बड़ा घात रखने वाला जो टर्म है उसको पकड़ते हैं ऐसे। ठीक है, काटेंगे तो x स्क्वायर x आएगा, यानी प्लस x आया, करेंगे तो क्या हुआ? x स्क्वायर माइनस 3x। आया कि नहीं आया? आया ना। अब ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये आपका क्या होगा? कट जाएगा। कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका बच जाएगा माइनस 15x। अब यहाँ कोई टर्म नहीं है तो ये आपका क्या बच जाएगा? रिमाइंडर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? सॉरी, ये क्या होगा? मतलब 3x माइनस ये 18 है ना। अब फिर क्या करेंगे? वही काम करेंगे, इसको पकड़ेंगे 3x पकड़ेंगे ना, और फिर इससे हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। क्या बचेगा? 3 बचेगा, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 3x और प्लस 9। ये क्या होगा? कट जाएगा, साइन चेंज होगा ना, कट जाएगा। ये आपका कितना बच जाएगा? माइनस 17। ये आपका क्या बच जाएगा? बच गया, कोई टर्म नहीं उतारने के लिए। अब कोई भी टर्म नहीं बचा तो हम ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा, शेष बच जाएगा। ऐसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब शून्यक के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। शून्यक यानी कि जीरो पॉलिनोमियल। शून्यक क्या होता है? शून्यक आप लोग बहुपद
पढ़े होंगे, एक घात के आधार पर उसका डिवीजन होता था और एक इस पे टर्म के आधार पर, डिग्री के आधार पर डिवीजन और एक टर्म के आधार पर डिवीजन होता था। अगर बहुपद को हम घात के आधार पर डिग्री के हिसाब से जब डिवीजन करते थे तो क्या होता था, एक रैखिक बहुपद होता था, द्विघाती बहुपद होता था और त्रिघाती, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, इसको क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको क्या कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। 4 घात का होता है उसको कहते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये पहली वीडियो में आप लोग अच्छी तरह से इसको बताया गया था। तो शून्यक क्या होता है, शून्यक का मतलब ये हुआ कि देखिए यह एक पॉलिनोमियल तो है, देखिए यह पॉलिनोमियल है कि नहीं है, एक्स पॉलिनोमियल को दर्शाते हैं, एक पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है एक्स, इसका कोई ना कोई तो मान होता ही है, ठीक है। कोई न कोई जब सवाल क्वेश्चन हल सॉल्व करते हैं तो उसमें एक्स का मान तो हम निकालते ही हैं। तो फिलहाल ये जो वेरिएबल इसका कोई न कोई मान होता है। तो कहने का मतलब ये होता है ऐसा मान, इस एक्स में ऐसा मान पुट करिए कि जिसको सॉल्व करने पर सबको 0 बना दे। इसमें एक्स का ऐसा वैल्यू पुट करिए, जो पूरे इस पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जाए तो इस पॉलिनोमियल को क्या, इसका मान क्या ला दे, 0 के बराबर कर दे, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ 3x है -6 ये दिया है, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे कि 0 बना दे, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाए। अगर इस x का वैल्यू -2 हम रख दें, x का वैल्यू क्या रख दें, -2 रख दें, 3 मल्टीप्लाई ये -6, तो क्या हुआ -6 और माइनस ये क्या है, ये भी 6 है, तो ये कितना बन जाएगा, ये तो -12 बन गया, 12 बन गया ना। अगर इसके जगह पर हम +2 रखें, क्या रखें, +2 रखें, यानी कि हम 2 रखें, क्या रख दिए, 2 रख दिए, तो 6 - 6 और कट करके क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। अब ये इस वक्त ये 2 जो वैल्यू होगा कहलाएगा कि इस पॉलिनोमियल का शून्यक है। इस वक्त ये क्या कहलाएगा, ये जो 2 वैल्यू जिसमें जो x के जगह पर 2 को पुट करने पर इस पूरे पॉलिनोमियल को 0 बना दिया ना, 0 बराबर कर दिया ना, तो इस वक्त ये 2 क्या कहलाएगा, 2 कहलाएगा कि इस पॉलिनोमियल का यह क्या है, शून्यक है। यानी कोई भी पॉलिनोमियल हो उसमें x का वह मान जो पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर 0 बना दे, वह मान उस पूरे पॉलिनोमियल का शून्यक कहलाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, ठीक वही बात इसमें है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर कोई पॉलिनोमियल दे दे और कहे कि इसका शून्यक पता करिए, तो मान लीजिए जब 1 2 3 एक मान रख कर पता करेंगे तब तो बहुत टाइम लगेगा हमको। तो इसका उपाय क्या है, इसका उपाय ये है, एक छोटा सा तरीका है कि उसको हम फटाफट शून्यक निकाल सकते हैं, तुरंत पता कर सकते हैं। तरीका ये है कि इसको हम क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर कर देते हैं। क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे ना, क्योंकि x का जो भी मान होगा रखने पर वो 0 ला देगा, तो हम 0 बराबर कर दिए। अब 3x बराबर 6 हुआ और x बराबर क्या हुआ, 6/3, यानी कि कितना आया, 2, यानी x का मान क्या आया, 2 आया। अब x का मान 2 आया तो यानी यही वो 2 है जिसको इसमें हम पुट कर दें तो ये पूरे पॉलिनोमियल को 0 के बराबर कर देगा। तो यानी कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो और कहे कि उसका शून्यक ज्ञात करिए तो उसका यही तरीका होता है शून्यक ज्ञात करने का, ठीक है ना। इसको 0 के बराबर करके और x का वैल्यू हम वैसे निकाल लेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा और इक्वेशन का सवाल आप लोग लगाए हैं, ठीक है। अब कह रहा है द्विघाती पॉलिनोमियल हो तो उसका शून्यक कैसे हम निकालेंगे, द्विघाती पॉलिनोमियल हो तो उसका शून्यक हम कैसे निकालेंगे। आप लोग क्लास 8th में किसी पॉलिनोमियल का गुणनखंड करना आप लोग सीखे थे, उसका गुणनखंड कैसे निकालते हैं सीखे थे। तो गुणनखंड विधि द्वारा इसका पॉलिनोमियल द्विघाती जो पॉलिनोमियल होता है गुणनखंड विधि द्वारा उसका हम शून्यक निकालते हैं। तो इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करते थे ना, इसको ऐसे तोड़ते थे कि ऐड करने पर इसके बराबर आ जाए और इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए। ऐसा इसको तोड़े कि जिसका दोनों तोड़ का मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर आ जाए और वो दोनों तोड़ को जोड़ दें तो इसके जोड़ के इसके बराबर आ जाए। यही आप लोग लगाए थे ना, गुणनखंड पढ़े थे क्लास 8 में,
तो इसको हम करें, ये -7 है, तो क्या है ये आपका -7 है। तो x स्क्वायर -4x -3x + 12 हुआ कि नहीं हुआ। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 तिया 12, 4 3 जा 12 और ये स्क्वायर इसके इक्वल आया कि नहीं आया, और ऐड करेंगे तो 7 के बराबर हो जाए। अब इसको पेयर बना लेते थे और इसमें से कॉमन ढूंढ लेते थे, x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस क्या होगा 4, और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका कॉमन क्या होता था, अगर हम इस ऐसे लेते थे -3, इसमें कॉमन क्या होता है 3 आएगा, -3 और यहाँ बचेगा क्या, यहाँ आपका बचेगा -x x माइनस बचेगा ना, ये और ये दोनों बराबर आता था, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, अब x -3 एक ब्रैकेट में और x -4 एक ब्रैकेट में, ये इस दोनों का इसका ये दोनों क्या गुणनखंड कहलाता था, समझ में आया। तो अब ऐसा जब कर लेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, x -3 को 0 से रिलेट करेंगे, 0 से रिलेट करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो x का वैल्यू क्या हो गया, x का वैल्यू 3 और यहाँ पर x -4 बराबर 0, तो यहाँ x का वैल्यू क्या आ जाएगा 4 आएगा। यानी कि इस पॉलिनोमियल का 2 शून्यक हुआ, कितना शून्यक हुआ, 2 शून्यक हुआ। यानी कि अगर यहाँ पर x जो भी दिया है, x का मान 3 भी पुट करें तब भी इसको सॉल्व करने पर 0 के बराबर आ जाएगा, और 4 भी यहाँ पर हम पुट कर दें तब भी इसका पूरा जोड़ घटाना करने के बाद 0 के बराबर ला देगा। तो यानी कि द्विघात पॉलिनोमियल का शून्यक निकालने का ये एक बेसिक तरीका है, और रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने का ये तरीका है। अब कोई भी पॉलिनोमियल दे दे और उसका कह दे शून्यक निकालो, तो उसका शून्यक क्या होगा तुम निकाल लोगे ना। अब 3 घात का हो गया, 3 घात को हम आगे पढ़ेंगे, अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी इतना आप लोग सीखिए, इतना जानकर रखिए। समझ में आए तो वीडियो को दूसरी बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि जब तक ये समझ नहीं आएगा आगे आप लोग जो भी क्वेश्चन दिया है उसको समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए आइए अब हम अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों, शेषफल प्रमेय क्या होता है, आइए इसको पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो शेषफल प्रमेय क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। शेषफल प्रमेय जैसे मान लीजिए आपका दे दिया हो 3x स्क्वायर प्लस x -1 और यहाँ x + 1 ऐसे दे दिया हो, ठीक है। तो इसमें शेषफल प्रमेय में क्या हमें करना होता है, देखिए जब आप भाग लगाते हैं तो एक सवाल दिया जाता है, इसको इससे डिवाइड करिए, इससे आप डिवाइड करिए। तो शेषफल प्रमेय से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या बचेगा, एक शेषफल। लास्ट में कोई जरूरी नहीं कट कूट के 0 ही आ जाए, कट जाता है तो 0 आ जाता है, नहीं कटता है तो कुछ बचता है, जो बचता है वही रिमाइंडर शेषफल कहलाता है। तो किसी पॉलिनोमियल का, किसी भी अलजेब्रा का शेषफल पता कर, बिना भाग दिए उसका शेषफल पता करने का ये तरीका होता है शेषफल प्रमेय, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कह दिया जाए कि अगर इसको इससे भाग दिया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। अरे कोई जरूरी नहीं कि हमेशा कट ही जाए, शेष कुछ बच भी तो जाता है। अगर वो बच जाता है तो बताइए क्या है। तो तरीका ये है कि हम क्या करते हैं, ये डिवाइजर है, ये हमारा क्या है, ये हमारा डिवाइजर है। तो इसको हम 0 से रिलेट करते हैं, ठीक। 0 से जब रिलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें x का वैल्यू पता चल जाएगा। हम पक्षांतर करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगा x का वैल्यू। ये x का वैल्यू यानी समझो है सब x, ठीक है ना। x है तो इसका जो वैल्यू होगा, जहां भी इसमें x है सबका मान वही होगा। तो इस मान को इसमें हम पुट करते हैं, पुट करेंगे 3x -1 का स्क्वायर प्लस -1 तो ये उम्मीद करते हैं बेटा ये आप लोगों को आता होगा, ठीक है। ये होगा 3 - 2 बराबर 1। ये आपका जो 1 बचा ना, यही आपका शेषफल हो गया। देखिए बिना भाग दिए इतना बड़ा लंबा प्रोसेस किए ही हम इसका शेषफल, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा हम पहले जान गए। तो ये होता है शेषफल प्रमेय से हमारा फायदा
कि कोई पोलिनोमियल दिया हो, उस पोलिनोमियल को डिवाइड अगर हमको करना है तो उसमें शेष क्या आएगा, उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, बिना भाग दिए प्रोसेस किए ही हम पता लगा सकते हैं कि इसका रिमाइंडर क्या हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो डिवाइजर होता है जीरो से रिलेट करते हैं, उसको इक्वेशन बना करके एक्स का वैल्यू निकालते हैं और इसका जो भी वैल्यू होता है इसमें लाकर पुट करके अगर जो बच जाता है वही उसका शेषफल होगा। जैसे इसको हम एक बार पुष्टि भी कर लेते हैं, इसका वेरीफाई हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर है x+1 है ना, तो इसको डिवाइड अगर हम करते हैं तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस माइनस कट्टी कुट्टा, और ये आपका बचेगा -2x-1 बचेगा कि नहीं। यहाँ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x और -2 ये हो जाएगा, तो ये आपका चेंज हो जाएगा, ये आपका क्या होगा कट्टी कुट्टा हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा क्या, ये प्लस होगा ना जी, यहाँ पर 1 बचा। देखिए 1 शेषफल बचा कि नहीं बचा, बचा ना। तो इतना बड़ा प्रोसेस किए बिना हम इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, हम शेषफल प्रमेय के माध्यम से, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से फटाफट हम पता कर सकते हैं। यानी कि समझ लीजिए कि इसका जो भी डिवाइजर होगा उस डिवाइजर को जीरो से रिलेट करके इसका बराबर जीरो करके और एक्स का वैल्यू निकाल के इसमें पुट करेंगे और पुट करने के बाद सॉल्व करेंगे, जो बच जाता है वो इसका रिमाइंडर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है गुणनखंड प्रमेय, यानी कि फैक्टर थ्योरम। हाँ तो प्यारे बच्चों, आइए हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं शून्यक प्रमेय पढ़ा दिए, गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम पहले तो हम जान लेते हैं। जैसे मान लो ये 8 हो गया, फैक्टर क्या होता है, गुणनखंड क्या होता है, ये होता है 8 है, तो 8 कोई कह दे कि 8 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो 8 का फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और खुद 8 होगा। इसका मतलब क्या हुआ, फैक्टर का सीधा मतलब ये होता है कि वो संख्या जो दी हुई संख्याओं को काट दे, बराबर भाग में उसको काट दे, कोई शेषफल न बचे, तो उसको कहते हैं कि फैक्टर है। यह सारी संख्याएं इसकी क्या हुई, फैक्टर हो गई, गुणनखंड हो गई। और ये संख्या इन सभी के लिए क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है ना, इसी को गुणनखंड एक बार फिर से देख लीजिए। कोई कह दे कि 8 का गुणनखंड क्या होगा, तो 8 का 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा और 8 होगा। देखिए 1 भी इसको काट देगा, 2 भी काट देगा, 4 भी काट देगा, 8 भी इसको काट देगा। ठीक है, इसलिए सारी संख्याएं इसके लिए गुणनखंड कहलाएंगे। और ये संख्या इन सभी के लिए क्या कहलाएगा, गुणज कहलाएगा। गुणज बोले तो मल्टीपल। ठीक वही चीज इसमें भी है। इसमें भी अब देखिए आपको बहुपद में सवाल कैसे पूछता है, बहुपद में आपका सवाल ये पूछेगा, कहेगा कि बताइए, ऐसे दे देगा, कहेगा कि बताइए क्या यह पॉलिनोमियल इस पॉलिनोमियल का गुणनखंड है, यानी कि 8 और 2। कहेगा कि क्या 2 8 का गुणनखंड है, तो इस थ्योरम तो क्या करते हैं, गुणनखंड का परिभाषा क्या हुआ, मैंने कहा था ना कि यह इसका गुणनखंड है, इसका मतलब इसको 2 से डिवाइड करिए, अगर ये बराबर भाग में इसको काट देता है तो हाँ यह इसका गुणनखंड, ये इसका गुणनखंड है। ठीक वही बात यहाँ पर भी अप्लाई होगा। कहेगा कि यह इसका गुणनखंड है, इसका मतलब क्या हो कि इसको इससे क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो भाग देने के बाद अगर 0 आ जाता है, लास्ट में काट कूट के 0 ला देता है, यानी बराबर भाग में काट देता है, तो समझ जाइए कि हाँ यह इसका गुणनखंड है। तो इतना बड़ा प्रोसेस से बचने के लिए यह इसका गुणनखंड है, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए, इसको ज्ञात करने के लिए, पता करने के लिए हमें इतना बड़ा प्रोसेस करने की कोई जरूरत नहीं है। इस गुणनखंड प्रमेय के थ्योरम से, वो गुणनखंड प्रमेय का थ्योरम क्या है, वही शेषफल वाला थ्योरम है। हम क्या करेंगे, इसको 0 से क्या करेंगे, इसको इक्वल कर देंगे। 0 से इक्वल करने के बाद x का वैल्यू हम पता कर लेंगे, x का वैल्यू 3 होगा। अब इसमें क्या करेंगे, x के वैल्यू को पुट करेंगे तो ये x - 2 ये हो जाएगा +3 - 80। अब ये हो जाएगा 3 3 9 9 2 18, आपका 18 हो जाएगा। और इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 36, और ये माइनस क्या हो जाएगा
36, ये दोनों कटेगा कितना 0 के बराबर, यानी कि ये मान इसमें पुट करने से यदि 0 के बराबर तो इसको 0 ला देता है। इसमें पुट करने के बाद और इसको सॉल्व करने के बाद अगर ये 0 आ जाता है तो कहेंगे हाँ यह इसका एक गुणनखंड है। अगर यही ऐसा करने से 0 नहीं लाता, कुछ ला देता, तो हम क्या करते, तब शून्य प्रमेय हो जाता। समझिए शून्य प्रमेय हम ज्ञात, मतलब ये हुआ अगर शेषफल बच जाता तो ये होता कि मतलब इसको इससे भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा वो चीज हो जाता, अगर यहाँ कुछ बच जाता तो। लेकिन 0 आ गया, हम कहेंगे कि हाँ यह इसका एक गुणनखंड है। तो आपको ऐसे सवाल पूछेगा तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, जान गए होंगे। इसको एक बार फिर से वीडियो को दोबारा देखिए तब समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, फिर इन सभी कॉन्सेप्ट का उसमें जिक्र आएगा तो वहां पर फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अगली वीडियो में हम देखते हैं। तब तक आप लोग इसको कई बार देखिए और नहीं समझ में आता है तो फिर से कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट लिखिए। ठीक है, ओके।